दिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठोकर लगती है तो दर्द होता है, पर यही दर्द तो सिकंदर बनाता है। मेहनत से दोस्ती कर लो, थकान से रिश्ता तोड़ दो। हर सुबह एक नया इरादा लो, हर रात एक सपना जोड़ लो। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजी आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग कर रहे हैं एसएससी फाउंडेशन 2025, ठीक है। और ये एंशिएंट हिस्ट्री में आज चौथा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। उनके बीच में अंतर क्या था, ठीक है, वो सब चीज हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुद्धिज्म से। देखिए, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के ग्रो होने का कारण क्या था, उससे पहले हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो छठी शताब्दी की बात है। ये पीरियड एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन का था, ठीक है। यहाँ पर धार्मिक क्रांति का समय था। देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में या विश्व के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में धार्मिक क्रांतियां चल रही थी, ठीक है। यह एक ऐसा युग था जब बहुत सारे महान धार्मिक गुरु जो थे, दार्शनिक और विचार जन्म लेकर उतर रहे थे, ठीक है। उनके विचारों ने जीवन के सभी पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए, यानी कि सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उन्होंने रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए, ठीक है, उनके आइडियाज ने। जैसे जोरोस्टर पर्सिया में, ठीक है, यानी कि ईरान में जो जोरोस्टर धर्म पनपा था, ठीक है। कन्फ्यूशियस चाइना में, इन्होंने नए डॉक्ट्रिन को जन्म दिया, ठीक है, नए सिद्धांतों का प्रचार किया। इंडिया में भी छठी शताब्दी में बहुत सारे चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। जैसे गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का लगभग उदय हुआ था, ठीक है। उनमें से ही दो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है, जिनका इंडियन सोसाइटी पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। इतना तो होता है ये चीज कि कैसे स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। छठी शताब्दी में इन सब धर्मों की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब देखो, कॉज क्या था, इन दोनों धर्मों का उदय होने का कॉज क्या था। तो देखो, सबसे पहले आर्यन जो थे ना, आर्यन रिलीजन जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, हैड बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो गई थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद आर्यन आए, वैदिक सिविलाइजेशन जन्मी, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन के बाद छठी शताब्दी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई इस धर्म में, ठीक है। क्योंकि एनिमल सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोगों में पशु बलि की परंपरा जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसने बहुत ज्यादा विरोध की भावना पैदा कर दी थी लोगों में, ठीक है। धार्मिक जो अनुष्ठान थे, रिचुअल्स थे, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गए थे, ठीक है। तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। जैसे धर्म में टोना टोटका, जादू और तंत्र मंत्र का भी प्रभाव बढ़ गया था, है ना। संस्कृत में लैंग्वेज ऑफ वैदिक टेक्स्ट, संस्कृत जो लैंग्वेज थी वैदिक टेक्स्ट की, वो भी हर किसी के लिए समझ नहीं आती थी, हर किसी को समझ नहीं आती थी, अंडरस्टेबल नहीं थी कॉमन लोगों को। दे वर नॉट इवन परमिटेड टू रीड द शास्त्रास, यानी कि उनको शास्त्रों को पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। और जो कास्ट सिस्टम था ना, वो बहुत ज्यादा कठोर हो गया था। ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा था। हिंदुओं को ऊंच और नीच में बांट दिया गया था, है ना। शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसलिए जो जातिवाद और कर्म कांडों से जो लोग परेशान हो गए थे आर्य समाज में, उनको अब दूसरे धर्म में जाने के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा था। समाज में सामाजिक और धार्मिक गिरावट बहुत ज्यादा आ चुकी थी, ठीक है। तो ये रीजन कुछ थे जिसके वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ, ठीक है। उनमें से एक आता है सबसे पहले बुद्धिज्म, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है बुद्धिज्म, जिसके जो फाउंडर कहे जाते हैं उनको कहा जाता है नाम गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध जी हैं। और इनका असली नाम क्या था, इनका असली नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके फादर शुद्धोदना और माता का नाम माया देवी, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था 563 बीसी, ठीक है। इनके जो पिताजी थे वो शाक्य क्लैन के एक राजा थे, ठीक है। इनको कहा जाता था शाक्य मुनि या तथागत, तथागत कहा जाता था, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 80 साल की एज में, 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। और इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, कि इनके डेथ को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनका नाम सिद्धार्थ था। ये एक लुम्बिनी के एक विलेज में, छोटे से विलेज में जन्मे थे, ठीक है। कहाँ पर है ये, कपिलवस्तु नेपाल में, ठीक है। 567 बीसी, यहाँ पर 583 बीसी के आसपास है।
583 BC लिखी है, ये गलत है। 583 BC, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 583, 567 लिख लीजिए, 567 लिखा है ना यहाँ पर, इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, तो 563 लिखिए, ठीक है। 563, क्योंकि 80 साल इनकी एज थी जब ये एक्सपायर हुए थे, ठीक। ही केम ऑफ अ रॉयल फैमिली, और ये जो सन थे वो शुद्धोधना थे, जो हम लोगों ने देख लिया, ये शाक्य क्लैन के चीफ थे, ठीक है। शाक्य क्लैन के चीफ थे। इनकी जो मदर थी, इनको जन्म देने के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी आंटी ने इनको पाला था, ठीक है। इनका नाम था गौतमी। जब सिद्धार्थ छोटे थे, तो सेज हैज फोरटेल्ड दैट द बॉय वुड बी ग्रेट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टीचर वन डे। एक जो संत थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो लड़का होगा, ये आगे जाके बहुत बड़ा रिलीजियस और स्पिरिचुअल टीचर बनेगा, ठीक है। इवन एज ए चाइल्ड ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे थे, उनकी उम्र जो छोटी थी, तो ज्यादा इंटरेस्ट वो वर्ल्डली अफेयर्स में नहीं लेते थे, ठीक है। ही यूज टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन लॉन्ग थिंकिंग एंड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन और थिंकिंग में काफी ज्यादा वक्त जो थे वो गुजारा करते थे, ठीक है। इनके पिता ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि बचपन से ही इनको रिलीजियस टीचर बनने से रोकना चाहिए, ठीक है। तो इनके फादर ने इनको बहुत सारी सुविधाएं और लग्जरी प्रोवाइड करी। जब सिद्धार्थ 19 साल के हुए, उनकी शादी कर दी गई, और उनकी जो वाइफ नाम थी, उनका नाम था यशोधरा, ठीक है। तो उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। उनकी वाइफ से शादी हो गई, उसके बाद उनका एक बच्चा हुआ, उनका नाम था राहुल, ठीक है। बुद्धा इज बिलीव टू हैव डाइड इन 483 BC, ठीक है। कहाँ पर? कुशीनगर। इसी को महापरिनिर्वाण दिवस बोला जाता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 80, ठीक है। नेक्स्ट, ये हिंदी में भी लिखा है, हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जीएस बाई जीएस पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम जीएस बाई जीएस आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे कंफर्ट और पैलेस को सिद्धार्थ जो थे, वो उनकी मतलब जो उनको मन की शांति थी ना, वो नहीं दे सके। सारे सुख साधन भी उनकी मन की शांति नहीं दे गए। तो इसलिए एक दिन वे अपने सारथी छन्ना के साथ, उनका जो वो था, घोड़ा था, उसका नाम था छन्ना, ठीक है। घोड़े का नाम था छन्ना। तो वो मतलब शहर को काफी पास से देखने को निकल पड़े, ठीक है। तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो बूढ़ा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए इंसान को देखा, और एक एस्थेटिक यानी कि सन्यासी को देखा, ठीक है। इन चारों लोगों को देखा, और इन्होंने देखा कि ये चारों के चारों जो लोग हैं ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। वो ये सब देख के बहुत ज्यादा सैड हो गए, ठीक है, दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि इन सब चीजों का क्या कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए, ठीक है। तो समाधान खोजने की इच्छा उन्होंने जाहिर की, ठीक। उन्होंने देखा कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये पूरी दुनिया जो है ना, पूरी की पूरी फुल ऑफ माइजरी है, यानी कि दुखों से भरी हुई है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस दुनिया को त्याग करेंगे, ठीक है, इस दुनिया का त्याग कर देंगे। तो वन नाइट जब उनकी वाइफ और बच्चा सो रहा था, तो उन्होंने रॉयल बेडरूम छोड़ दिया, और 19 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया। इसी को कहा जाता है ग्रेट रेनन्सिएशन, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है महाविनिष्करण। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, आगे हम लोग रिवाइज भी करेंगे। तो जब घर छोड़ा, उसको कहा जाता है महाविनिष्करण। और इसका जो सिंबल होता है, जब घर छोड़ा 29 साल की एज में, उसका सिंबल होता है हॉर्स, ठीक है। सिंबल होता है हॉर्स, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम नॉलेज को अटेंड करने के लिए क्या क्या किया था? सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा, ठीक है। किस लिए छोड़ा था? ताकि वो एक सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्होंने लॉन्ग मेडिटेशन किया। कहाँ पर किया था? तो ये बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे किया था, ठीक है, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ही केम टू नोन एज द बुद्धा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उनको बुद्धा का नाम दिया गया, ठीक है। 532 BC में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब उनकी एज जो थी 35 साल की, ठीक है। और महाबोधि टेम्पल जो है आज भी मौजूद है, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ आ गया? तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब कुछ मेजर इवेंट्स हुए थे बुद्धा की लाइफ में, उनको हम लोग वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहीं पर बता दूंगा। तो बर्थ कहाँ हुई थी? ये लुम्बिनी में हुई थी। बर्थ कहाँ हुई थी? ये लुम्बिनी में हुई थी, ठीक है। तो बर्थ का सिंबल जो होता है, उसको कहते हैं हम लोग
इसको कहते हैं लोटस, और यार कभी कभार बुल भी लिखा होता है, ठीक है, बैल या फिर कमल, ठीक, कमल या बैल, ये याद रखेंगे। रेनन्सिएशन को क्या कहते हैं? जब घर त्याग दिया था उन्होंने, तो उसका जो वो होता है, साइन होता है, सिंबल होता है, उसको कहते हैं हॉर्स, ठीक है, या इसी को कहते हैं कंथक, कंथक, ठीक। और जब घर छोड़ा था तो इसी को कहते क्या है? और महाविनिष्करण, महाविनिष्कर्मण, ठीक है, इसको महाविनिष्कर्मण कहते हैं। अच्छा, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो बोधि ट्री के नीचे हुई थी, ठीक है, बोधि ट्री के नीचे हुई थी, एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, उसको बोधि ट्री बोला गया, ठीक है। तो उसका जो सिंबल था, उसका सिंबल था बोधि ट्री, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, बोधि वृक्ष, ठीक। अच्छा, पहला सरमन इन्होंने जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, डियर पार्क में, ठीक है, सारनाथ में, आज भी वहां पर उपलब्ध है, सारनाथ मंदिर है वहां पर। तो फर्स्ट सरमन यहाँ पर दिया था। इसका जो वो होता है, सिंबल होता है, उसको कहते हैं भील, ठीक है। और इसका नाम जो होता है उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब डेथ हुई इनकी, तो इनके डेथ के साइन को सिंबल बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्तूपा, ठीक है। अभी हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे क्या स्तूपा क्या होता है, ठीक है। और इसी को नाम दिया गया, डेथ को ही नाम दिया गया क्या? महापरिनिर्माण। तो एक एक ये एसएससी का क्वेश्चन है, परिनिर्माण को आप लोग याद रखेंगे, निर्वाण, ठीक है, एक एक एसएससी का क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, इनके चार नॉवल थे, ठीक है, चार नॉवल थे, यानी कि फिलोसॉफी थी बुद्धिज्म की, जो चार नॉवल है वो क्या है? कि जो दुनिया है ना वो पूरी की पूरी दुख से जूझ रही है, फुल ऑफ सफरिंग है, ठीक है। और उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है सामुदाय, यानी कि डिजायर, लोगों की इच्छा जो है वही उसका दुख का कारण है। निरोध, यानी कि निरोध क्या है? तो यानी कि इसका दुख का अंत संभव है, ठीक है, ये हो जाएगा। ट्रुथ ऑफ एंड इज ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। अच्छा, इसका मार्ग क्या है? तो ट्रुथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि पाथ टू एंड सफरिंग इज 8 फोल्ड, ठीक है। तो 8 फोल्ड इन्होंने बताए थे, 8 रास्ते बताए थे, वो इसके मोक्ष को प्राप्त करने के वो है, ठीक है, तरीके। तो 8 पाथ क्या थे, तो उनको समझते हैं। तो एक तो पहला राइट व्यू होना चाहिए, ठीक है, राइट व्यू होना चाहिए, राइट इंटेंशन होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, आपकी स्पीच यानी कि आपकी बाड़ी में मिठास होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आजीविका आप अच्छे से चला सकते हो, ठीक है, लाइवलीहुड, और आपने प्रयास किया होना चाहिए, ठीक है, आपकी स्मृति सम्यक होनी चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, और आपका कंसंट्रेशन सही जगह पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड हैं ताकि आप दुख को समाप्त कर सकें, ठीक है, दुख को समाप्त कर सकें, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 ज्वेल्स हैं, 3 ज्वेल्स मतलब इनको त्रिरत्न बोला जाता है बुद्धिज्म के। तो पहला है बुद्ध, ठीक है, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसको कहते हैं बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का नाम महात्मा बुद्ध नहीं था, उनका नाम असली क्या था? उनका असली नाम तो सिद्धार्थ था, ठीक है। बुद्ध तो वो तब कहलाए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो बुद्ध यानी कि वो है, हर एक इंसान वो बुद्ध है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। धम्मा मतलब, तो यहाँ पर बुद्ध की टीचिंग्स को बताया जाता है, धम्म ये हो गया। संघ मतलब, तो मोनेस्टिक जो कमेटी कम्युनिटी होती है ना, यानी कि जो बुद्धिस्ट की कम्युनिटी होती है उसको कहते हैं संघ, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ मॉन्क बोल सकते हैं, मॉन्क की कम्युनिटी, ठीक है। मॉन्क कौन होते हैं? तो जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। एक मिनट रुकिएगा। हाँ। अच्छा, इन्होंने कुछ 3 फिलोसॉफी दी थी, इन्होंने 3 फिलोसॉफी दी थी, यानी कि 3 दर्शन दिए थे। इनके 3 दर्शन कौन कौन से हैं, तो उनको देख लीजिएगा। पहला है एथीज्म, या इसी को कहते हैं हम लोग अनेश्वरवाद, अनेश्वरवाद। इनका मतलब होता था कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है ना,
ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं। ठीक है, पहला इनका दर्शन ये था। दूसरा क्या था? दूसरा कहते थे ये निहिलिज्म, यानी कि शून्यवाद। निहिलिज्म का मतलब है शून्यवाद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है ना, ना ही सर्ववीर सर्वशक्तिमान है। कोई भी व्यक्ति व्यक्ति सर्वोपरि या शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान नहीं है। ठीक है, तीसरा था मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? यानी कि क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, ठीक। क्षणिकवाद मतलब संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो आपके लिए कुछ समय के लिए हैं। अर्थात ये वस्तुएं क्षणिक मात्र हैं और इनका विनाश निश्चित है। ठीक है, तो संसार की सारी वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं, वस्तुओं का विनाश निश्चित है, निश्चित है। अर्थात अर्थात ये वस्तुएं क्षणिक हैं। ये तीन जो थे उनके दर्शन थे। समझ आ गया? तो इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पांच प्रिंसिपल थे, तो इनके जो पांच प्रिंसिपल थे उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। उनमें से सबसे पहला आता है नो किलिंग, यानी कि अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा को फॉलो करना है। ठीक है, अहिंसा को फॉलो करना है। ठीक। दूसरा आता है सत्य, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। तीसरा आता है चोरी नहीं करना है। चौथा, कोई भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अपरिग्रह यानी कि इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, नो इंटॉक्सिकेशन। समझ आ गया? तो ये पांच जो होते हैं इनके बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, क्या समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो चार जो हुई हैं बुद्धिस्ट की काउंसिल्स हुई हैं, इनसे क्वेश्चंस बनता है और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इनके। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन याद रखेंगे। सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो 483 बीसी में हुई थी। 463 ईसी में, बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 483 बीसी में, नहीं 483 बीसी में ही इनका देहांत हुआ था। 563 ईस्वी में ये पैदा हुए थे ना, ईस्वी में। तो 483 बीसी जिस साल मरे थे उसी साल इनका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजगृह में। ठीक है, राजा कौन था उस टाइम पर? तो अजात शत्रु राजा था, बिंदुसार का बेटा। ठीक है, महाकश्यप ने इनको, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ऋषि महाकश्यप। और जो पर्पस था इसका, तो बुद्धा की टीचिंग को कंपाइल करना था। ठीक है, बुद्धा की टीचिंग को कंपाइल करना था। इतना भी आपको बात समझ आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो हुई थी उसको कहते हैं वैशाली में हुई थी। ठीक है, वो कहाँ हुई थी? वो वैशाली में हुई थी। अब उसको भी समझते हैं। तो देखिए, वैशाली में हुई थी 383 बीसी में। ठीक है, उसके कितने साल बाद? 100 साल बाद। तो इस टाइम पर जो राजा थे वो थे कालासो। ठीक है, और चेयरमैन जो थे सवाकामी थे। चेयरमैन कौन थे? सवाकामी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इसके जो चेयरमैन थे वो सवाकामी थे। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, हम्म, हाँ सेकंड काउंसिल हुई थी, इसी में क्या हुआ था? स्थिर विवाद और महासंघिकास, ये स्प्लिट हो गए थे, इनमें स्प्लिट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो काउंसिल हुई थी 250 बीसी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, उस टाइम पर जो राजा थे वो अशोका थे। ठीक है, उस टाइम पर जो राजा थे वो अशोका थे। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो मोगले पुत्र तिस्य थे ना, ये अध्यक्ष थे। यहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार शुरू हो गया था। यानी कि अशोका ने, आगे हम आगे पढ़ेंगे कि अशोका ने अपने जो बच्चे वो था उनको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। और इन्होंने, अशोका ने जो बुद्धिज्म को वो किया था, प्रोपगेट किया था,
तो हीनयान को इन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, हीनयान का मतलब क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 100 सी यानी कि कश्मीर कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क के समय राजा थे। ठीक है, पासुमित्र और अश्वघोष इसके चेयरमैन थे। यहाँ पर महायान और हीनयान में टूट गया था। ठीक है, समझ आ गया। चौथी ये हो जाती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ मुद्राज हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। मुद्राज ऑफ बुद्धाज, मुद्राज ऑफ बुद्धा। तो पहली मुद्रा है, उसको कहते हैं धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, दूसरी है अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। तीसरी है भूमिस परसा मुद्रा, भूमिस परसा मुद्रा। चौथी आ जाती है बरोदो मुद्रा। पांचवी ध्यान मुद्रा। ठीक है, और छठी आती है वितर्क मुद्रा, वितर्क मुद्रा। ठीक है, तो ये कुछ मुद्राएं आती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें धर्म चक्र मुद्रा क्या होता है, धर्म चक्र मतलब क्या होता है था, टीचिंग, टीचिंग व्हील। ठीक है, व्हील का ही मतलब तो था, व्हील सिंबल था धर्म चक्र का, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फियरलेस सिग्निफाइज, यहाँ पे अभय मुद्रा मतलब फियरलेस इसको शो करता है, फियरलेस। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन एंड ओवरकमिंग फियर, फियर से दूर भागना। ठीक है, फियर से अब मुक्ति लेना। उसके बाद क्या आता है भूमिस्पर्शा मुद्रा, क्या होती है, तो ये अर्थ को छूना, टचिंग द अर्थ, टचिंग द अर्थ। ठीक है, और ये बरोदो मुद्रा क्या करती है, ये जेनरोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, जेनरोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि गिविंग एंड कंपोजिशन, रिप्रेजेंट्स गिविंग एंड कंपोजिशन। ध्यान मुद्रा क्या होती है, तो ये मेडिटेशन से रिलेटेड है, मेडिटेशन, मेडिटेशन। ठीक है, और वितर्क मुद्रा क्या होती है, इसको कहते हैं व्हील ऑफ लॉ, व्हील ऑफ लॉ, यानी कि व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है रीजन डिस्कशन एंड ट्रांजिशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। ठीक है, तो ये मुद्राज होती हैं बुद्धा की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें ये डिवाइड हो गए थे। ठीक है, उसमें ये हीनयान और महायान में डिवाइड हुए थे, हीनयान और महायान में डिवाइड हुए थे। हीनयान क्या है उसको देखते हैं, और महायान क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, देखो हीनयान में बोला जाता है कि इसमें व्यक्तिगत मोक्ष होता है, इंडिविजुअल साल्वेशन, जबकि इसमें महायान में यूनिवर्सल साल्वेशन। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेशन। हीनयान जो था ना, ये आइडियल वर्शिप में बिलीव कर, आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप में बिलीव का मतलब क्या हुआ, ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजा। लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या था, जो टेक्स्ट जितने भी लिखे थे वो सारे के सारे पाली लैंग्वेज में लिखे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ महायान में ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे थे, ये डिफरेंस आ गया। ये बोलते थे कि बुद्धा जो है एक टीचर है, हीनयान वाले बुद्धा एक टीचर है और इनका रीवर्थ नहीं हो सकता है, रीवर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोलते थे बुद्धा जो है भगवान है और इनका रीवर्थ पॉसिबल है, रीवर्थ पॉसिबल है। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल है, ये साउथ इंडिया में, पहले तो साउथ इंडिया में होता था। ठीक है, साउथ इंडिया में हीनयान वाले होते हैं और नॉर्थ इंडिया में महायान होते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया से कोई होगा तो यहाँ पर मूर्ति वगैरह दान में, मूर्ति वगैरह गिफ्ट में दी जाती है ना, तो मूर्ति पूजा में ये बिलीव करते हैं ना बुद्धिस्ट। तो अब देखो
और क्या क्या यहाँ कहाँ कहाँ पे ये फैला है, तो हीनयान श्रीलंका में फैला है और म्यांमार में फैला है, श्रीलंका और म्यांमार, श्रीलंका और म्यांमार, ठीक है। और जो चाइना, जापान और कोरिया में है उसको महायान बोलते हैं, ठीक है। एक और भी सेक्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं वज्रयान, ठीक है। एक और सेक्ट में ये बना था इन्हीं में से, इसको बोलते हैं वज्रयान। तो वज्रयान क्या होता है उसको समझते हैं। वज्रयान वालों की क्या फिलोसफी थी। तो वज्रयान जो था ना, ये तांत्रिक बुद्धिज्म था, तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। और ये ईस्टर्न साइड में ज्यादा फैले थे, ईस्टर्न साइड में, इंडिया के ईस्टर्न साइड में। इनका जो रूट था, ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे, वो था तिब्बत। तो ये तिब्बत से स्टार्ट हुए थे, तिब्बत में जो भी बुद्धिज्म था वो फैला था वज्रयान वाला, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर लें कहाँ कहाँ पे ये फैले थे, तो जैसे सिक्किम हो गया, सिक्किम में जो है वज्रयान वाले हैं। वेस्ट बंगाल में हो गए, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो ये सब, तो सब वेस्ट बंगाल में थे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है कि बोधिसत्ववाद क्या होते थे। तो बोधिसत्ववाद जो होते थे, बोधिसत्ववाद, बोधिसत्ववाद जो होते थे, इनका मतलब होता था, इनका काम जो होता था, ये गिव अप ऑन देयर पाथ ऑफ निर्वाण टू टीच देयर, टू टीच देयर डिसिपल्स, ठीक है। यानी कि इनका काम होता था कि ये अपने डिसिपल्स, अपने गुरुओं, अपने शिष्यों को सिखाएं, ठीक है। कुछ इनमें से बोधिसत्ववाद हैं, उनका नाम क्या है उनको समझ लेते हैं। उनका नाम है वज्रपाणि, वज्रपाणि, अब लोकी तेसर, अब लोकी तेसर, अमिताभ, ठीक है। ये कुछ इनके नाम है। और इसके आगे बढ़ते हैं। इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता था बोधिसत्ववाद का, तो ये किससे रिलेटेड होते थे, महायान से, रिलेटेड टू महायान, ठीक है। हीनयान से इनका कोई लेना देना नहीं होता था, ठीक है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, जो मैंने बताया, ज्यादातर जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और थोड़े बहुत संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब इनमें से कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट आते हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि त्रिपिटक हो गया, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। त्रिपिटक में तीन चीजें आती हैं, और ये लिखा किसमें था, ये पाली लैंग्वेज में लिखा था, पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है, पाली लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले आता है विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक में क्या होता है, इसमें रूल्स होते हैं कि कैसे सब कुछ गवर्न किया जाएगा। इसमें रूल्स होते हैं विनय पिटक। शुद्ध पिटक में बुद्धा की टीचिंग्स होती हैं, टीचिंग्स या सरमन्स, जो उन्होंने उपदेश दिए, ठीक है, ऑफ बुद्धा। और अभिधम्म पिटक में इंटरप्रिटेशन होते हैं सुत्ता के, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, पितक मीन्स होता क्या है, तो पितक मीन्स होता है बास्केट, पितक मीन्स होता है बास्केट, बास्केट में बहुत सारा ज्ञान रखा हुआ है, कुछ भी मतलब पितक। तो बिना पितक यानी कि रूल्स कहाँ रखे हैं, एक बास्केट में रखे हुए हैं, यानी कि एक जगह रखे हुए हैं इकट्ठे करके, और जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हाँ, अच्छा, विनय पिटक को कंपोज किसने किया था, तो विनय पिटक को कंपोज किया था उपाली ने। विनय पिटक को किसने कंपोज किया था, उपाली। यानी कि इन्हों लिखा किसने था, कंपोज्ड बाई उपाली। और सुत पिटक को किसने किया था, तो ये आनंद थे, ठीक है, इन्होंने किया था, ठीक है। और अभिधम्म पिटक जो था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसको वो किया था, कंपोज किया गया था, कंपाइल किया गया था, कंपाइल्ड इन थर्ड काउंसिल, जो अशोका ने कराई थी, उसी समय अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन पूरा हुआ था, ठीक है। और और यहाँ पर जो हमने तुम्हें बोधिसत्ववाद बताया था ना, ये बोधिसत्ववाद ह्यूमन भी हो सकते हैं, कैन बी ह्यूमन और एनिमल। हमें एनिमल भी बहुत कुछ सिखा सकता है ना,
तो कैन बी ह्यूमन और एनिमल, ये भी समझ आ गया। तो कुछ बोधिसत्वास हमने बता दिए, वज्रपाणी हो गए, अवलोकितेश्वर हो गए। इसमें कुछ और लिख सकते हैं, जैसे मंजूश्री हो गई, मैत्रेय हो गए। ठीक है, तो कुछ और याद आ गए मुझे, तो वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, सुत्त पिटक के बारे में एक जानकारी और लिख लीजिए आप। जो सुत्त पिटक था ना, इसको डिवाइड किया गया था पांच पार्ट्स में। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, पहला पार्ट था इसका दिघा निकाय, दिघा निकाय, ठीक है। दूसरा था अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तीसरा था संयुक्त निकाय। चौथा था मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। चौथे क्या थे अभी हम समझते हैं, ठीक है। पांचवा था खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। ये पांच पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इसको, सुत्त पिटक को। दिघ निकाय, जस्ट लैपटॉप कनेक्ट कर लूं। हाँ, इसमें लाइफ की टीचिंग्स थी, ठीक है। बुद्धा की लाइफ की टीचिंग्स थी, लाइफ टीचिंग्स को दर्शाता था। डेथ को बताता था, डेथ कैसे बता करना है, डेथ का मतलब जब हो जाए तो कैसे अंतिम संस्कार वगैरह करना है, फ्यूनरल करना है, ठीक है। फ्यूनरल ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में सब कुछ बताया गया, यानी कि लाइफ टीचिंग, उनकी डेथ, फ्यूनरल, तो ये सब इसमें बताया गया है। किसमें? दिघा निकाय में। अंगुत्तर निकाय हमें 16 महाजनपद के बारे में बताता है। 16 महाजनपद, अगला चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो महाजनपद पढ़ेंगे, वहां पर 16 महाजनपद हुए हैं टोटल, ठीक है। जनपद से महाजनपद, जो स्टेट आजकल हम लोग स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं कि आजकल स्टेट होते हैं, उस टाइम पर महाजनपद होते थे, ठीक है। तो 16 महाजनपद थे, वो यहाँ पर अंगुत्तर निकाय में बताया गया है, ठीक है। संयुक्त निकाय क्या होता था? ये फर्स्ट बॉडी होती थी, फर्स्ट बॉडी विद क्रोज एंड पोएट्री स्टाइल्स, ठीक है। पोएट्री स्टाइल्स, ये भी समझ आ गया। संयुक्त निकाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्यम निकाय। तो इसमें बुद्धा को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह दर्शाया गया है, ठीक है। बुद्धा डिस्क्राइब्ड एज, बुद्धा डिस्क्राइब्ड एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बट हैव सम सुपर नेचुरल पावर्स। कुछ उनके पास पावर्स थी सुपर नेचुरल, ठीक है, लेकिन है वो ऑर्डिनरी ह्यूमन। मध्यम निकाय, ठीक है। कुटक निकाय क्या है? तो इसको कंपाइल किया गया था शॉर्ट ट्रीटाइज के फॉर्म में, ठीक है। कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ छोटी छोटी स्टोरीज, फॉर्म ऑफ शॉर्ट ट्रीटाइज, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम्म, तो तक में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुद्धा के सिंबल के बारे में समझ लेते हैं। तो 5 सिंबल बताए थे ना, तो ये वहां पे जो आगे बताए थे वही चीज है। बील मतलब टीचिंग ऑफ बुद्धा, लोटस मतलब प्योरिटी और एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोटस या फिर बुल, ठीक है, दोनों है। बोधि ट्री, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ये प्योरिटी और एनलाइटमेंट है, जन्म। स्तूपा, बरियल मून और मेमोरी सिंबल, ठीक है, यानी कि जब मर जाते हैं इंसान तो उसको जब जहां दफनाया जाता है उसी को स्तूपा बना दिया है। फुटप्रिंट मतलब बुद्धास फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्तूपास पढ़े उससे पहले हम लोग कुछ ये देख लेते हैं कि इनके लिटरेचर और देख लेते हैं, ठीक है। इनके लिटरेचर, लिटरेचर, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट। तो लिटरेचर जो आ जाता है सबसे पहला मिलिंद पानो आ जाता है, मिलिंद पानो। और इसको लिखा है इनको लिखा है मिलिंद पानो ने। मिलिंद इसके बारे में, मिलिंद पानो में हमें पता चलता है किसके बारे में? एक किंग थे मियांडर, मिनांडर,
वन, या इन्हीं को मिलिंद कहते हैं, मिलिंद कहते हैं। और मिलिंद एंड एक सेज थे, यानी कि क्या कहते हैं उनको, संत थे, उनका नाम था नागसेन। ठीक है, नागसेन। उनके बारे में डायलॉग लिखे हुए हैं इसमें, उनके बारे में डायलॉग लिखे हैं, इसको नागसेन मिलिंद मिलियांडर ने ही दर्शाया है। ठीक है, और ये 100 बीसी के आसपास लिखी गई, 100 बीसी के आसपास, 100 बीसी के आसपास। ठीक है, दूसरी आ जाती है बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता, ठीक है, इसको अश्वघोष ने लिखा हुआ है, और ये लिखी गई है अश्वघोष जो थे ना, इनको पहले लिख लिए, कोर्ट पोइट ऑफ कनिष्क थे। ठीक है, कोर्ट पोइट ऑफ कनिष्क, कनिष्क के दरबार में ये दरबारी कवि थे, कनिष्क। ठीक है, अच्छा, इसको एक और चीज बोला जाता है, बुद्ध चरित्र को रामायण और बुद्धिस्ट बोला जाता है, रामायण और बुद्धिस्ट। जैसे राम जी हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, वैसे ही बुद्धिज्म धर्म में बुद्ध जी हुए हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध। ठीक, तीसरा और क्या हो जाएगा? हम्म, अच्छा, इसकी लैंग्वेज क्या थी? तो इसकी लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत में लिखा गया, इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, अभी लिख देंगे दूसरे पेन से। महाविभास सूत्र। ठीक है, इसको किसने लिखा था? तो इसको बासुमित्र ने लिखा था, बासुमित्र। और इसको कहा जाता है, इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, और इसकी लैंग्वेज जो थी मिलिंद की, मिलिंद पानो की, इसकी पाली लैंग्वेज थी। बुद्ध चरित्र को संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया। हम्म, और और एक और चीज थी, इसको हम लोग यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, जातक टेल्स, जातक कथाएं थी, जातक स्टोरीज थी, जातक टेल्स यानी कि जातक स्टोरीज। ये बताती थी बुद्धा की प्रीवियस प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। ठीक है, जातक स्टोरीज, बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन के उसमें जन्म लिए हो, उन सबकी स्टोरीज जातक स्टोरीज बताती थी। ठीक है, इतना समझ आ गया? आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब ये लिटरेचर हो गया, इसमें हम कुछ और देख सकते हैं क्या? चलिए पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पहले स्तूपा देख लेते हैं। स्तूपा क्या होता है? तो स्तूपा जब कोई इंसान मर जाता है ना, जब कोई इंसान मर जाता है, उसको जहां दफनाया जाता है उसी के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, बना दी जाती है, वो उसको स्तूपा बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे लार्जेस्ट जो स्तूपा है, उसको वो स्तूपा है कौन सा? केसरिया। केसरिया स्तूपा कहाँ पर है? ये बिहार में है। ठीक है, ये लार्जेस्ट है। धामेक कहाँ पर है? धामेक का नाम सुना होगा आपने। तो ये धामेक जो सारनाथ में स्तूपा है ना, उसको धामेक बोलते हैं। ठीक है, ये यूपी में है। एक और है यूपी में, रामभर कुशीनगर। ठीक है, यूपी। एक और जगह है बुद्धिस्ट में बहुत फेमस जगह है, उसको बोलते हैं संकिसा। ठीक है, संकिसा। और कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध स्वर्ग से वापस आए थे, तो वो संकिसा में ही आए थे सबसे पहले। ठीक है, संकिसा में ही भगवान स्वर्ग से वापस आए थे। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये संकिसा, ये फर्रुखाबाद में एक जगह पड़ती है, वहां पर है। ठीक है, रामबार हो गया। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट अपना स्तूपा आता है, वो आता है सांची स्तूपा, काफी फेमस है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और सांची स्तूपा जो है ना, इसके बारे में एक खास बात ये है कि ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट है स्तूपा इंडिया में, और इसको किसने बनाया था? ये अशोका ने बनवाया था। ठीक है, ये अशोका ने बनाया था 3rd सेंचुरी में। ठीक है, 3rd सेंचुरी में। और इसकी जो कार्विंग थी ना, वो सुंग डायनेस्टी ने करवाई थी। कार्विंग मतलब
उसके साइड में उसको खोद खोद के कुछ थोड़ा अच्छा बनाना, उसको सुंदर बनाना, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी जो थी, अच्छा, इसमें सांची में ही 4 गेटवे थे, 4 जगह से जाने के रास्ते थे, ठीक है। और पहली बार इसकी डिस्कवरी जो की थी, वो किसने की थी? वो की थी हेनरी टेलर ने। कब? 1818 में। 1818 में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, धामेक वाला और याद रख सकते हैं। धामेक में क्या है? ये सिलेंडर फॉर्म में है। धामेक वाला सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। और केसरिया, इसको कॉलिन कॉलिन मैकेंजी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इस पे। तो इसमें स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्तूपा का स्ट्रक्चर जो होता है, वो क्या होता है? प्रदक्षिणा पाथ। एक प्रदक्षिणा पाथ होता है, इसको क्या कहते हैं? ये एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि यहीं से एंटर करते हैं, स्तूपा में एंटर करना होता है। तो टू एंटर द स्तूपा, टू एंटर, अरे कौन सा पेन चलेगा भाई, आज चलेगा। टू एंटर द स्तूपा, ठीक है। स्तूपा में एंटर करने के लिए तोरण, तोरण एक द्वार होता है, ठीक है। तोरण द्वार यानी कि जाने का एक पैसेज होता है। तोरण को क्या कहते हैं? पैसेज टू एंटर द स्तूपा, पैसेज, ठीक है। उसको पैसेज कहते हैं। मेदी क्या होता है? तो मेदी जो होता है ना, ये आप देख रहे हैं, ये साइड में इसको कहते हैं पेडेस्ट्रियल पाथ, जहाँ पैदल चलते हैं, ठीक है। पेडेस्ट्रियल पाथ होता है। इसको मेथी को यहाँ लिख लो, पेडेस्ट्रियल पाथ, ठीक है। आप ये वेदिका देख रहे हैं, ये जो रेलिंग, ये रेलिंग ऐसे करके बनी हुई है, इसको बोलते हैं वेदिका, ठीक है। ये बोलते हैं वेदिका, ठीक है। समझ आ गया? अंडा, अंडा क्या होता है? अंडा मतलब अंडे का शेप का, डोम के शेप का। तो ये जो डोम के शेप का जो ऊपर, सबसे ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडा, ठीक है। यस्ती क्या होती है? तो ये ऊपर जो ये चीज लगी है, इसको बोलते हैं यस्ती, यानी कि एक्सिस, जिस पर ये चीजें, चक्र जो होते हैं लगे होते हैं, ठीक है। एक्सिस पर घूमते रहते हैं। तो ये ऊपर जो लगे हैं, 3 चक्र लगे होते हैं। और इस पूरे को हर्मिका बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, जिससे इसको बंद करके रखा जाता है, इसको बोलते हैं हर्मिका, ठीक है। हर्मिका, समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और स्तूपाज हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे शांति स्तूपा, शांति स्तूपा, ये व्हाइट कलर का होता है। और ये है कहाँ? ये लद्दाख में है, ठीक है। ये लद्दाख में है, ठीक। और एक तक्षशिला में भी स्तूपा है, जिसको कहते हैं चीरतोप, चीरतोप। इसको और बोलते हैं धर्म राजिका, धर्म राज का स्तूपा। और ये तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला पाकिस्तान। पिपरवा स्तूपा, ये यूपी में ही है, ठीक है। और फरहूत स्तूपा, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। फरहूत स्तूपा, ये भी एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप। कुछ टर्म्स हैं बुद्धिज्म के रिलेटेड, कुछ टर्म है, उनको और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, जैसे पहला है बिहार। तो बिहार किसको बोलते हैं? तो बिहार रहने की जगह को बोलते हैं, यानी कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहां पर मॉन्क्स जो हैं रहते हैं, ठीक है। जहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं रहते हैं, ठीक है, रहने की जगह, बिहार, ठीक है। और चैत्य, तो चैत्य क्या होती है? ये पूजा करने की जगह होती है, चैत्य, ठीक है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप,
प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की जगह, ठीक है। धम्म क्या होता है? तो धम्म मतलब होता है धर्मा, धम्म मतलब होता है धर्म, ठीक है। और स्तूपा बता ही चुके हैं, स्तूपा क्या होता है, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो उनके अवशेष, माउंट वेयर द बुद्ध या द रिलिक्स ऑफ बुद्ध हैव बीन प्लेस्ड। रिलिक्स मतलब अवशेष, और बुद्ध हैव बीन प्लेस्ड। कहा जाता है कि जब बुद्ध एक्सपायर हुए थे तो उनकी जो अस्थियां थी उनको 2000 से भी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसके बाद उनको पूरी दुनिया में भेजा गया था, ठीक है। और वहां वहां स्तूपास बनाए गए थे, ठीक है? तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म। तो 8 होली प्लेसेस हैं टोटल, बुद्धिज्म की टोटल 8 होली प्लेसेस हैं जो काफी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। उनमें से सबसे पहली आती है लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान, जन्म स्थान। दूसरा आता है बोध गया, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। फिर आता है सारनाथ, जहां पर सबसे पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया, ठीक है, फर्स्ट सरमन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। फिर आता है राजगीर, छठा आता है वैशाली, वैशाली। सातवां आता है श्रावस्ती, और आठवां आता है संकसिया, ठीक है। ये 8 पवित्र जगह मानी गई है बुद्धिज्म में। अच्छा, बुद्धिज्म की कुछ यूनिवर्सिटीज थी, उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्या पता एसएससी पूछ ले, ठीक है। रेलवे में तो आई हुई है, रेलवे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन एसएससी में अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है। नालंदा, एसएससी में भी मतलब पूछे गए हैं, लेकिन ये बोल के नहीं पूछे गए कि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। नालंदा, ये किसने बनाई थी? तो ये कुमार ग्रुप ने बनवाई थी। ऐसे पूछा गया नालंदा किसने बनवाई थी, लेकिन बुद्धिस्ट करके नहीं पूछा गया, ठीक है। नालंदा। विक्रमशिला, तो ये धर्मपाल ने बनवाई थी, धर्मपाल, ठीक है। उसके बाद ओदंतपुरी, तो ये आ जाएगी आपकी गोपाल, पाल डायनेस्टी के ही दोनों थे, ठीक है, गोपाल है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी कुछ हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ, अच्छा, लाइन कैपिटल किसको बोली जाती है? तो यहीं पे लिख देते हैं, सारनाथ को ही लाइन कैपिटल बोली जाती है, ठीक है। लाइन कैपिटल, सारनाथ में लाइन कैपिटल बोली जाती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? अच्छा, सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है दुनिया में? यहाँ पर लिखे नहीं है हमने। इंडिया में तो हमारा बिहार वाला हो गया, कौन सा, केसरिया। तो लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड कौन सा हो गया? लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, ये आ जाएगा आपका ये लिख लीजिए यहाँ पर, बोरोबुदार, बोरोबुदार, बोरोबुदुर लिख लिया, बोरोबुदुर स्तूपा। और ये है कहाँ? ये इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे है, जावा आइलैंड पे, ठीक है, लार्जेस्ट स्तूपा है। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार। देखो, अशोका ने क्या किया था? अशोका ने अपने बेटे और बेटी को, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ताकि ये धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो बुद्धिज्म देखो यहाँ पर तिब्बत में भी फैला, ठीक है, तिब्बत में गया, पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, तिब्बत में गया, ठीक है।
चाइना गया, और फिर इधर से अफगानिस्तान होते हुए एशिया और मंगोलिया तक पहुंचा, कोरिया पहुंचा, ठीक है। और फिर यहाँ से इंडोनेशिया पहुंचा, जापान पहुंचा, ठीक है। और ये यहाँ पे बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और यहीं से फिर श्रीलंका पहुंचा, और इंडिया में बाकी क्षेत्रों में फैला, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट का सेंटर था यहाँ पर, ठीक है। तो अशोका ने बुद्धिज्म का जो प्रचार किया था, वो इंस्क्रिप्शंस लगवाए थे जगह जगह पर, और मिशनरीज भेजी थी। जैसे सबसे बड़ी जो मिशनरीज थी, मतलब सबसे बड़ा जो उनका काम था, वो था अपने बेटे और बेटी को भेजना, ठीक है, श्रीलंका में। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन थे, तो एक श्रीलंका था, म्यांमार, थाईलैंड, ये हीनयान के ऐसे सेंटर्स थे। चाइना, जापान और कोरिया ये महायान के थे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में भी महायान का सेंटर था, और साउथ इंडिया में हीनयान का था। हीनयान मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, महायान वाले मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, ठीक है। तिब्बत, नेपाल में वज्रयान चलता है, ठीक है, वज्रयान। इतना हो गया। और हम लोग यहाँ से क्या कुछ तो नहीं गया, उसको देख लेते हैं एक बार। और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है। नहीं, और कुछ नहीं है। बाकी सब हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ? तो हिंदुज्म का गुप्ता पीरियड के टाइम पे काफी ज्यादा रिवाइवल हुआ था, है ना। रिवाइवल हुआ था हिंदुज्म का। जो उन्होंने हिंदुज्म ने अपनी पहचान खो दी थी, वो गुप्ता पीरियड में आके काफी ज्यादा थोड़ा बढ़ने लगी, ठीक। तो इसलिए बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। इंटरनल डिवीजन हो चुके थे, हीनयान और महायान में बट गया था, वज्रयान भी एक नई शाखा शुरू हो गई थी। यहाँ पर आइडियल वर्शिप जो थी ना, वो महायान में भी आइडियल वर्शिप हो रही थी। इसी वजह से तो मूर्ति पूजा का बुद्ध ने उपदेश दिया था कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, और फिर यहाँ पे आके वो फिर से मूर्ति पूजा करने लगे थे, है ना। तो फिर से वो लोग हिंदू टेम्पल्स में वापस जाने लगे, क्योंकि आइडल वर्शिप करते थे। फॉरेन इन्वेजन हुए, जैसे हुनाज आए, तुर्किश रूलर्स आए, ठीक है। और जो राजा है वो काफी ज्यादा हर्षवर्धन के बाद में हिंदू प्रो राजा है, ठीक है। तो इसलिए उनका सपोर्ट काफी कम मिला। और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब कर दिया गया था, काफी ज्यादा तोड़ फोड़ दिया गया था, है ना। जो मुस्लिम इन्वेजन इन्वेडर्स आए, तो उन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज को ध्वस्त कर दिया था। ये भी एक कारण बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है जैनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैनिज्म। और 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी वानी पी लूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैनिज्म का भी जो उदय हुआ था, वो सेम रीजन था। ब्राह्मणिकल जो था डोमिनेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था, रिचुअल सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी ना, उसको ट्रेड ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया था, क्योंकि रिचुअल सेक्रीफाइसेस हो रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को काफी ज्यादा डिक्लाइन मिला था, मतलब काफी ज्यादा इम्पैक्ट मिला था, ऐसा कह सकते हैं। पंच मार्क कॉइन जो थे वो काफी ज्यादा स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। जिसकी वजह से जो ट्रेड था वैश्यास का, वैश्य लोगों का, वो काफी ज्यादा चलने लगा था, क्योंकि ट्रेड जो करते थे वो वैसे ही करते थे, तो छोटे लोगों को उन्नति नहीं थी उसकी, ठीक है। और जैनिज्म और बुद्धिज्म को, क्योंकि ये फल फूल तो रहे ही थे बुद्ध बुद्ध के टाइम पे ही, लेकिन इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि वर्ना सिस्टम की वजह से, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ना सिस्टम था, तो इसलिए लोग भी जैनिज्म और बुद्धिज्म में ट्रांसफर होना शुरू हुए, ठीक है। जैनिज्म ये बिलीव करते थे कि उनका जो बनना है वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से होना चाहिए, ना कि बर्थ के हिसाब से। यानी कि कर्मों के हिसाब से वर्ण सिस्टम डिफाइन होना चाहिए, ना कि उनके बर्थ के हिसाब से, जैसा वैदिक काल में चलता था। लेटर वैदिक में आके सब गुड़ गोबर कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। ये लोग क्या करते थे जैनिज्म वाले, ये नॉन वायलेंस पर फोकस रहते थे, कि नॉन वायलेंस को बिलीव करते थे इसमें, ठीक है। अभी सिर्फ सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनका जो रिलीजन था, ये अहिंसा पर बिलीव नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद अहिंसा पर बिलीव करता था, माफ कीजिएगा, अहिंसा पर बिलीव करता था, हिंसा पर बिलीव नहीं करता था, ठीक है। और जो महावीर और बुद्धा जो थे, वो दोनों के दोनों क्षत्रिय थे, पता है आपको? दोनों के दोनों क्षत्रिय थे।
उसके बावजूद भी इन्होंने दूसरे धर्म की स्थापना की, ठीक है? क्योंकि महावीर, आपको अभी बुद्धा के बारे में बताया कि उन्होंने 4 लोग देखे थे, ठीक है? ऐसे ही जैनिज़्म में भी इनको मतलब काफ़ी जैन जैन के भी तो काफ़ी सारे वो हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि महावीर जो स्वामी थे, वो 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले ऋषभनाथ जो थे फर्स्ट तीर्थंकर थे, वो काफ़ी पहले हुए थे। यानी कि इनका जो वो था, शुरुआत जैनिज़्म की, वो तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, है ना? तो अब इनको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। जैनिज़्म के जो संस्थापक बोले जाते हैं ना, कोई एक सिंगल संस्थापक नहीं बोला जाता है। हाँ, पहले इनमें तीर्थंकर होते हैं, ठीक है? उनके तीर्थंकर होते हैं, तो पहले तीर्थाटक होते हैं ऋषभनाथ, ठीक है? इनका जो सिंबल होता है, इनका सिंबल होता है बुल, ठीक है? इनका सिंबल होता है बुल। 23वें तीर्थंकर होते हैं पार्श्वनाथ, और इनका जो सिंबल होता है वो होता है स्नेक, ठीक है? सांप। और महावीर का, इनका लाइन, ठीक है? ये तो पहले सिंबल याद रखिए, क्योंकि सिंबल पूछे जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इनका रियल नाम क्या था? महावीरा था। महावीर का रियल नाम जो था वो वर्धमान था, ठीक है? इन्हीं को रियल फाउंडर कहा जाता है। रियल फाउंडर इन्हीं को बोला जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है? इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे। देखो, बुद्ध का रियल नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है? ये जात्रिका एक क्लैन थी क्षत्रियास की, उसके चीफ थे, ठीक है? वो शाक्य क्लैन के चीफ थे, ठीक है? उनके पिताजी। ये त्रिशला इनकी माताजी का नाम था, और उन्होंने 29 साल की एज में छोड़ा था बुद्ध ने, और इन्होंने 30 साल की एज में घर का त्याग कर दिया था, ठीक है? 12 साल की एज में पीने से, यानी कि 30 वर्ष में संन्यास ले लिया, ठीक है? 12 साल के लिए। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैवल्य ज्ञान, ठीक है? इन्होंने जो वो छोड़ा था, वो कैवल्य ज्ञान बोला जाता है, ठीक है? जब घर छोड़ा था। अच्छा, अब 42 साल की एज में इन्होंने साल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है? इसको कैवल्य ज्ञान बोला जाता है। साल के नीचे इनको प्राप्ति हो गई, इसको केवल ज्ञान बोला जाता है। अच्छा, जो घर छोड़ा था उसको केवल ज्ञान नहीं है, ठीक है? मैंने गलत मार्क कर दिया। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, उसको बोला जाता है केवल ज्ञान, ठीक है? डेथ जो हुई थी पावा में हुई थी, एक पावापुरी करके जगह है बिहार में, वहां पर इसको निर्माण बोला जाता है। उपनाम इनका क्या था? इन्होंने जिन्न को अपना विजेता बना लिया, मतलब विजेता बोला जाता है इनको, निर्ग्रंथ बोला जाता है, ठीक है? ठीक है? ये हो जाती है थोड़ी सी बेसिक बातें, ठीक है? अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जैन के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वेद में केवल दो वेद में केवल दो तीर्थाटन का जिक्र है। पहले है ऋषभनाथ, और ऋषभनाथ भी नहीं है, ऋषभ नाम है, ठीक है? और 22वें है 22nd, वो है अरिस्तनेमी, ठीक है? अरिस्तनेमी। अच्छा, अरिस्तनेमी का क्या बोलते हैं उसको? अरिस्तनेमी अरिस्तनेमी का सिंबल क्या था? अरिस्तनेमी का सिंबल क्या था? तो उसको कहते हैं शंख, ठीक है? वो कहते हैं शंख, ठीक है? सिंबल जो था शंख था। ऋषभनाथ का क्या था? इसको बैल बोलते हैं, ठीक है? अभी मैं लिखा दूंगा सबके, लिखा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है? एक बार पहले थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक? ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें और क्या जोड़ सकते हैं? इनको न्याय पुत्र भी बोला जाता था। किनको? यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इनको न्याय पुत्र भी बोला जाता था। न्याय पुत्र, ठीक। नेक्स्ट, बाकी इनकी जो बर्थ हुई थी वो कुंडलग्राम में हुई थी। डेथ जो हुई थी बिहार शरीफ में पावापुरी में हुई थी, ठीक है? और इसी इनकी डेथ को बोला जाता है मोक्ष, ठीक है? ठीक है। अच्छा, महावीर की महावीर की डॉटर का नाम क्या था? तो ये पूछ सकता है। इनका नाम था अनुजा प्रियदर्शन, अनुजा प्रियदर्शन, ठीक है? दर्शन। और इनके जो हस्बैंड थे ना, हस्बैंड, वो कौन थे? वो थे जमाली, ठीक है? जमाली। और जमाली थे कौन? ये महावीर के पहले शिष्य थे, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर। महावीर के जो पहले शिष्य थे, उन्हीं से उनकी बेटी की शादी हुई थी, ठीक है? ठीक है, ये समझ आ गया।
अच्छा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कैवल्य ज्ञान हुआ था, ये रिवर और पूछ लेता है, रिवर कौन सी थी? तो ये रिवर थी रिजु पालिका। ठीक है, रिजु पालिका। ठीक है, रिजु पालिका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। मेन प्रिंसिपल तो बाद में आएंगे, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो इन्होंने घर छोड़ा था अपना 30 साल की एज में, 30 की एज में जो घर छोड़ा था, घर छोड़ा, तो इनके साथ में और कौन गया था? साथ में जो इंसान गए थे उनको कहते हैं मक्खली, मक्खली गोसला। ठीक है, और मक्खली गोसला ने एक सेक्ट बनाया था, उसको कहते थे आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट। ठीक है, ये बिलीव किस में करता था? ये एक्सट्रीम फेथ में बिलीव करता था, एक्सट्रीम फैटलिज्म पे बिलीव करता था, बिलीव इन एक्सट्रीम फैटलिज्म। और क्या जोड़ सकते हैं यहाँ से? केवल बोल दिया है, बाकी बाकी चलिए आगे देखते हैं। मेन प्रिंसिपल इनके जो तीन थे उनको देख लेते हैं पहले, कुछ और याद आएगा तो हम लोग फिर आगे आगे देख लेते हैं। तो तीन ज्वेल जो थे, राइट फेथ यानी कि सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, उसमें 8 थे। ठीक है, 8 फोल्ड थे उनके। यहाँ पर राइट कंडक्ट, ठीक है, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट और राइट फेथ। ठीक है, विश्वास। ठीक, ये तीन ज्वेल्स हो जाते हैं। 5 वो थे। पहला जो वो था, वो मतलब व्रत होता है। ठीक है, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रुथ बोलना है। ठीक है, और अस्ते, अस्ते मतलब नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब उसमें भी ब्रह्मचर्य था, यानी कि सेक्सुअली मोनोगेमस, यानी कि सेलिवेसी, कामना से दूर रहना है। और अपरिग्रह मतलब नॉन पजेशन, यानी कि किसी भी संपत्ति से मोह माया दूर रहना है। ठीक है, मोह माया से दूर रहना है, घर बसा लेना है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, पैसे के पीछे नहीं भागना है, बस ये करना है। अच्छा, यहाँ पर जो पार्श्वनाथ है ना, इन्होंने केवल 4 वो ही बताए थे, पांचवा जो वो था वो महावीरा ने ऐड किया था। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे, ये दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे। उन सेक्ट को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर। तो ये व्हाइट क्लॉथ बोलते पहनते थे। ठीक है, व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, ये साउथ इंडिया में होते हैं। वुमेन कैन अटेंड मोक्ष, ये बिलीव करते हैं कि वुमेन को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, इनके जो स्क्रिप्चर थे, लिटरेचर था, वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये मेनली गुजरात और राजस्थान में थे। ठीक है, आइडियल ऑफ महावीरा विद क्लॉथ, तो ये जो पूछते हैं ना, उसमें जो महावीरा है वो कपड़े पहने हुए हैं, श्वेतांबर में कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, और जो दिगंबर हैं उनमें कपड़े नहीं पहने हुए हैं। अगर आप नग्न तस्वीर देखते हैं महावीरा की, तो वो दिगंबर वाले हैं। ठीक है, और जो वो है क्या नाम, श्वेतांबर है, उसमें सफेद वस्त्र पहने रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम्म, हाँ, दिगंबर देख लेते हैं पहले। ये क्लॉथ नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोक्ष नहीं मिलता है वुमेन को। और जो इनके स्क्रिप्चर्स है ना, वो फैमान आया था उस समय, इनके खत्म हो गए, मतलब लॉस्ट हो गए वो। महावीरा के जो आइडल है वो अनक्लॉथ है, नग्न मात्रा में। ठीक है, नग्न अवस्था में। ठीक, इतना समझ आ गया। अब कुछ इसमें चीजें देख लेते हैं। तो डिवीजन कैसे हुआ जैन में? तो दो लोग थे, गुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु कौन थे? इनके दोस्त थे, भद्रबाहु इनके दोस्त थे। इन्होंने, भद्रबाहु ने दिगंबर दिगंबर को लीड किया था, दिगंबर को लीड किया था। ठीक है, और इन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को पहली जैन काउंसिल को बाइकआउट कर दिया था, बाइकआउट, फर्स्ट काउंसिल। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या है? तो इन्होंने सलनेखना परफॉर्म किया था, सलनेखना। सलनेखना होता क्या है? तो सलनेखना जो होता है ना, ये डेथ होती है कैसे? डेथ बाय फास्टिंग फॉर 1 मंथ। अभी एक 2023 में भी अ, एक जो वो थे जैन धर्म के गुरु थे, उन्होंने भी सल्लेखना परफॉर्म किया था। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने उनको अंतिम
श्रद्धांजलि दी थी। डेथ बाय फास्टिंग फॉर 1 मंथ। ठीक है, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, आएगा तो मैं फिर बताता हूँ। ठीक है, 1 मंथ। और ये कहाँ किया था? कर्नाटका में किया था, कर्नाटका में। ठीक है, और वो जगह का क्या नाम है? इसको बोलते हैं सिरवन बेलगोला, सिरवन बेलागोला। ठीक है, और ये कब किया था इन्होंने? क्योंकि फैमाइन आ गई थी, ड्यूरिंग फैमाइन, ड्यूरिंग फैमाइन इन 303 बीसी। ठीक है, तो फैमाइन के समय पर किया था। ठीक है, अच्छा। अब इसमें हम लोग यहाँ पर एक चीज ये जोड़ लेते हैं कि इनके बुक्स क्या क्या है। बुक्स जो हैं, वो पहली है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में ही जनपदों का वो मिलता है, मेंशन मिलता है। ठीक है, भगवती सूत्र मेंशंस 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। उसके बाद है तत्व वर्थ सूत्र, तत्व वर्थ सूत्र। ठीक है, आगम सूत्र और कल्प सूत्र। ठीक है, तो ये कुछ उनकी किताबें हैं। और आगम सूत्र जो है ना, ये सेक्रेट टेस्ट हैं, सेक्रेट टेस्ट है, टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म की सेक्रेट टेस्ट है, काफी ज्यादा पवित्र टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इनकी काउंसिल देख लेते हैं। 2 काउंसिल हुई टोटल इनमें। फर्स्ट जैन काउंसिल, तो फर्स्ट जैन काउंसिल में जो लीडर थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र थे। और ये कब हुई है? ये 298 बीसी में हुई है। ठीक है, और पैटर्नाइज कौन कर रहा था इनको? पैटर्नाइज किया था बिंदुसार। बिंदुसार था कौन? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का सन था। ठीक है, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सललेखना किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इतना समझ आ गया। और सेकंड जैन काउंसिल कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 512 एडी में। समझ लो कितने साल बाद हुई थी। 298 बीसी में ये हुई है, और ये 512 एडी में, लगभग 6, 650, 700 साल बाद हुई है। ठीक है, और ये वल्लभी गुजरात में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्रेट ग्रंथ, आगमास। और यहाँ पर दिगंबरा के कोई भी नहीं है, लॉस्ट हो गए थे ये। ठीक है, और जैसे सतकंददम और कश्यप, खुदा। ठीक है, ये कुछ थे। फिलोसॉफी क्या थी? तो अनेकतावाद। फिलोसॉफी इनकी अनेकतावाद थी, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू, अनेकांतवाद। यानी कि हर चीज के कई पहलू होते हैं। ठीक है, किसी एक पहलू पे बात नहीं करते, हर चीज के कोई कई पहलू होते हैं। त्यादवा यानी कि थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रेडिकेशन, 7 प्रकार से कथन संभव है। कर्मा मतलब एवरी एक्शन बाइंड्स सोल, कर्म आत्मा को बांधते हैं। मोक्ष मतलब लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, पुनर्जन्म से मुक्ति, इसमें ये बिलीव करते थे। और जीव अजीब मतलब, जीवा मीन्स होता है सोल, और अजीब मीन्स होता है नॉन सोल, यानी कि जो जीव है और अजीब है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल क्या क्या है? तो हैंड विद व्हील, यानी कि ये अहिंसा का सिंबल है, नॉन वायलेंस का सिंबल है। स्वास्तिक जो है 4 गतिज बताती है, देव, मनुष्य, नरक और तिर्यंच। ठीक है, समवर्सना, ये क्या होती है? ये असेंबली हॉल होता है जहां पर तीर्थंकर सरमन दिया करते थे, तो उसको क्या बोलते थे? समावसरना। ठीक है, स्तूपास, तो जैन टेम्पल, जैसे दिलवारा जैन टेम्पल हो गया, सरवन बेलगोला हो गया, तो इनको देखते हैं कैसे कैसे दिखते हैं ये। तो ये जो है ना, ये दिलवारा जैन टेम्पल है। ठीक है, और ये दिलवारा जैन टेम्पल है, सॉरी। ठीक है, ये दिलवारा जैन टेम्पल है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ बाहुबली, गोमतेश्वर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये लगी हुई है कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं?
ये डिजाइनिंग देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है, मैं यही देख रहा हूँ इतनी वर्ष से। इतनी बढ़िया डिजाइन बनी हुई है ना, कितनी खूबसूरत है। अच्छा चलिए, ये कर्नाटक में है, और कर्नाटक में भी कहाँ पे है? ये श्रवण बेलगोला में है, जहाँ पर श्रवण बेलगोला, ठीक है, बेलगोला, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने तलनेखना किया था, ठीक है। और गोमतेश्वर ये थे कौन? तो गोमतेश्वर ऋषभ देव के, ऋषभ नाथ के बेटे थे, ठीक है, सन ऑफ ऋषभ। तो पहले तीर्थंकर थे, उन्हीं के बेटे थे गोमतेश्वर, ठीक है। बाकी दिलवारा जैन टेम्पल है कहाँ पे? ये राजस्थान में है, ठीक है, माउंट आबू का राजस्थान। गिरनार हिल गुजरात में बहुत सारे टेम्पल्स लोकेटेड है। और अच्छा, यहीं पर एक महामस्तकाभिषेक होता है हर 12 साल में, ठीक है। महामस्तकाभिषेक कहाँ होता है? ये गोमतेश्वर में होता है, ठीक है। महामस्तकाभिषेक एवरी 12 ईयर्स, एवरी 12 ईयर में, ठीक है, हर 12 साल में होता है, ठीक है। ये बहुत सुंदर बना हुआ है, काफी अच्छा बना हुआ है, ठीक है। इतना समझ आ गया? उसके बाद यहाँ पर और क्या देख सकते हैं हम लोग? अच्छा, यहाँ पर कुछ आर्किटेक्चर था, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं आर्किटेक्चर। तो क्या क्या है? तो उड़ीसा में हमें केव्स मिलती हैं। कौन सी? रॉक कट केव्स, रॉक कट केव टेम्पल मिलते हैं कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। बाकी हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा केव मिलती है कहाँ पर? उड़ीसा में ही, ठीक है। और ये खारवेल, खारवेल डायनेस्टी थी, जो खारवेल रूलर थे वहां के, तब बनवाया था, ठीक है, हाथी गुम्फा केव। उदयगिरी और खंडगिरी, उदयगिरी एंड खंडगिरी, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स मिलती हैं, ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक है, उड़ीसा में ही है, ठीक है। और और क्या यहाँ से लिख सकते हैं? हम्म, अच्छा, जो ये है ना, कहाँ गया? दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ये किसने बनाया था पता है? ये बनवाया था वस्तुपाल बिरदर्स ने। वस्तुपाल बिल्ट बाई वस्तुपाल बिरदर्स, ठीक है, ये उन्होंने बनवाया था, काफी सुंदर लगता है यार, मनमुग्ध हो गया है। चलिए, अच्छा, इसको पैट्रोनाइज किसने किया था जैन धर्म को? तो पैट्रॉन्स कौन कौन थे? तो ये एक तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है। उसके बाद उनके बेटे हो गए बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद उनके बेटे हो गए अजात शत्रु, अजात अजात शत्रु। अरे यार, ये कूड़े वाले और बेटाइम पे आएंगे। अजात शत्रु, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, इनमें बुद्धिस्ट, हाँ, यहाँ पर टेम्पल नहीं लिखे हैं, टेम्पल और लिख लीजिए। इनके टेम्पल्स हैं, जैसे दिलवारा जैन टेम्पल हो गया है, दिलवारा जैन टेम्पल हो गया। दूसरा लिख लीजिए रनकपुर टेम्पल, रनकपुर टेम्पल, टनक नहीं, रनकपुर टेम्पल। तीसरा हो गया जैन टेम्पल, एक गुजरात में है, जैन टेम्पल गुजरात बोला जाता है, जैन, अरे, जैन टेम्पल गुजरात, ठीक है। माउंट टंगी टुंगी, माउंट टंगी, ठीक है। और माउंट मंगी टुंगी, माउंट मंगी टुंगी, माउंट मंगी टंगी। और एक क्या था यार, और भी थे, क्या बोलेंगे? अच्छा हाँ, झारखंड में भी एक शिखर जी, शिखर जी करके एक झारखंड में है, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद खजुराहो में कुछ टेम्पल बने थे, खजुराहो मध्य प्रदेश में चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे, ठीक है, खजुराहो एमपी में। और ये बनवाए किसने थे? ये चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे, चंदेल डायनेस्टी ने, ठीक है। उसके बाद और किसने क्या बनवाया था? हम्म,
कुछ कर्नाटक में भी बने थे, कर्नाटक में। और कर्नाटक में किसने बनवाए थे? ये चामुंडा शासक थे, चामुंडा डायनेस्टी में बनवाए थे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। जो गोमतेश्वर टेम्पल है वो इन्हीं ने बनवाया था, गोमतेश्वर टेम्पल, ये कर्नाटका में इन्होंने ही बनवाया था, चामुंडा शासकों ने, ठीक है। बाकी और टेम्पल जो है ना, मथुरा में भी काफी टेम्पल है। मथुरा, मथुरा में जो जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा था तब मौर्य काल में, ठीक है। तो मथुरा में भी टेम्पल है, जैन टेम्पल, ठीक है। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं हर जगह की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं बुद्धिज्म से, ठीक। तो क्या गॉड में बिलीव करते थे? तो हाँ, एस्थेटिक थे लेकिन लिबरेटेड सोल में बिलीव करते थे, ठीक है। एथिस्टिक ये भी थे, नो क्रिएटर गॉड, ठीक। फाउंडर महावीरा थे, 24वें तीर्थंकर हैं बुद्धिज्म में, गौतम बुद्ध थे। ये सोल में बिलीव करते थे, यहाँ पर सोल में बिलीव नहीं करते थे, अनंत बोलते थे, ठीक है। कर्मा थ्योरी, तो स्ट्रॉन्ग कर्मा बाइंडिंग कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। कर्मा अफेक्ट रीबर्थ बट नो सोल, यानी कि कर्म अगर अच्छे नहीं करोगे तो आपका जो पुनर्जन्म होगा तो वो अच्छा नहीं होगा, वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी और अर्धम्म गादी थी, ठीक है। यहाँ पर पाली और संस्कृत थी। आइडल वर्शिप यहाँ पर जैनिज्म में करते हैं, ठीक है, महायान वाले। और यहाँ पर महायान वाले नॉट इन अर्ली हियान, अर्ली हीनयान में नहीं करते थे, यहाँ महायान वाले करते थे, ठीक है। जैनिज्म में महायान नहीं, इसको हटा दीजिए। आइडल वर्शिप यहाँ पर होती है, ठीक है। क्योंकि श्वेतांबर में भी आपको मूर्ति पूजा देखने को मिलती है और दिगंबर में भी होती है। बस ये श्वेतांबर में क्या होता है, सफेद वस्त्र पहने होते हैं महावीर जी या कोई भी तीर्थंकर हो गए, ठीक है। जैसे फरकाबाद में अगर बात करें तो यहाँ एक कंपिल वो पड़ता है, मंदिर पड़ता है, जैन टेम्पल। वहां पर दोनों मंदिर हैं, श्वेतांबर का भी है, दिगंबर का भी। वहां पर 13वें तीर्थंकर हैं, एक 13 तीर्थंकर, उनका नाम है बिमल दास, ठीक है। उनका टेम्पल है। तो श्वेतांबर में उनको सफेद कपड़ा पहनाया हुआ है और दिगंबर जो मंदिर है वहां पर उनको कपड़े नहीं पहनाए गए हैं, ठीक है। मोक्ष क्या है? तो बाई सेल्फ एफर्ट एंड स्ट्रिक्ट पीनेस और बाई एट फोल्ड पाथ, तो एट फोल्ड पाथ आपको पढ़ाए थे, ठीक है। डिक्लाइन कैसे हुआ? वही चीज, हिंदुइज्म का डिवोशनल, दोबारा से हिंदुइज्म वापस आ गया था और बुद्धिज्म के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया था, ठीक है। लेटर हिंदू सेक्ट में, ठीक। अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टनर्स, मौर्यराज के बाद में इनको पार्टनर्स नहीं मिल पाया, ठीक है। और वोज और रिचुअल जो थे काफी ज्यादा कठोर नियम थे बुद्धिज्म में, काफी मतलब ठीक थे, थोड़ा वो थे, आसान थे, लेकिन इसमें काफी ज्यादा कठिन थे, ठीक है। नेक्स्ट, भद्रबाहु, फेमस पर्सनालिटी थे, केवल ज्ञानी। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को ज्ञान गाइड किया था, ठीक है। हेमचंद्र जैन स्कॉलर थे, कहाँ पर? कुमारपाल के कोर्ट में, सोलंकी डायनेस्टी के। बाहुबली जो गोमतेश्वर हैं, ठीक है। ऋषभनाथ के सन है, और आइडियल ऑफ रिनंसिएशन। नेक्स्ट, बाकी बुद्धिज्म और जैनिज्म में ये डिफरेंस थोड़ा और बढ़ा के लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने मतलब पूरा ये कंक्लूजन है। अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये तो पढ़ ही लीजिए, ठीक है। सब कुछ इसमें कंपाइल करके दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग आते हैं अब अपने क्वेश्चंस पर। तो बुद्धिज्म के कौन फाउंडर थे? तो बुद्धिज्म के फाउंडर हमारे हो जाएंगे महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद वेयर डिड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट कहाँ पे था? तो ये बोध गया में आ जाएगा, ठीक है, बोध गया में। नेक्स्ट, विच ट्री इज एसोसिएटेड विद बुद्धास एनलाइटमेंट? तो ये पीपल ट्री का नीचे मिला था, ठीक है। वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? तो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ, हाँ सारनाथ में दिया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बुद्धा? तो बुद्धा का मीनिंग क्या है? तो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, एनलाइटेड वन, ठीक है। हु कन्वीन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो अशोका ने कराई थी, ठीक है। कनिष्क ने तो चौथी कराई थी, ठीक है। अजात शत्रु ने नहीं, अजात शत्रु ने दूसरी कराई थी। व्हाट इज सेक्रेट टेस्ट ऑफ बुद्धिज्म? तो ये त्रिपिटक है। अशोका सेंट इज सन डॉटर टू श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन,
ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, सीलोन ही बहुत जगह मेंशन है। त्रिपिटक इज रिटन इन कौन सी लैंग्वेज में त्रिपिटक लिखे हुए हैं? तो त्रिपिटक त्रिपिटक जो है पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। व्हाट इज बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट? तो 8 पोल पाथ आएंगे। ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिन? तो कनकरर। जिन का मतलब होता है कनकरर। ठीक है। जिन कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी इज नोन एज, तो ये आ जाएगा अद्वैतवाद की अनेकांतवाद। अनेकांतवाद आएगा। ठीक है। जैन टेम्पल सर्वन वेल बोला, ये आपका बाहुबली को रिलेटेड है। ठीक है। और विच वो इज नो अबाउट नॉन पजेशन, यानी कि अपरिग्रह से, तो नॉन अटैचमेंट। अपरिग्रह मतलब मोह माया से दूर रहना। विच मौर्यन किंग अडॉप्टेड द जैनिज्म? तो कौन सा मौर्यन किंग था जिसने जैनिज्म को अपनाया था? कौन सा हो जाएगा वो? हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त जो थे, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। बाकी 5 ग्रेट वो और ऑब्जर्व बाई, इनको एब्जॉर्व कौन करता है? तो इनको ऑब्जर्व मॉन्क्स करते हैं। ठीक है। बुद्धिज्म में भी मॉन्क्स होते हैं और इनमें जैनिज्म में भी मॉन्क्स होते हैं। तो ये रहा आपका पूरा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा एक एक चीज। काफी डिटेल में हमने किया है। ठीक है। हर एक चीज। अच्छा हाँ, आपको एक चीज और बताना था। कुछ सिंबल्स बताने थे, वो और आप देख लीजिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर सिंबल्स इकट्ठे लिख देते हैं। ठीक है। जैसे पहले ऋषभ देव या ऋषभ नाथ भी है कहीं कहीं पे, और दूसरे अजीत नाथ, तीसरे हैं संभव नाथ। शुरू के 3 तो याद होने ही चाहिए ना। बीच के देख लीजिए 6, पद्मनाभ, पद्म प्रभु, पद्म प्रभु। और साथ में लिख लीजिए सुपार्श्व नाथ। ठीक है। और बाकी 19 में लिख लीजिए मल्लीनाथ। ठीक है। और 21 में नेमिनाथ। 22 में अरिस्टन, अरिस्ट नेम। ठीक है। 23 में, तो ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे, पारसनाथ। और 24 में आपके महावीर। ठीक है। महावीर। तो इनके सिंबल और लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप लीजिए। ठीक है। तो ऋषभ नाथ का क्या हो जाएगा, ये बताया था मैंने, बैल बुल। ठीक है। और अजीत नाथ का हाथी हो जाएगा, यानी कि एलिफेंट। बाकी इनका हो जाएगा अश्व, यानी कि हॉर्स, अश्व, घोड़ा। ठीक है। और पद्म प्रभु का कमल, प्रभु को कमल अर्पित करते हैं तो कमल। ठीक है। लोटस। स्वास्तिक, सुपर्वनाथ को सुपार्श्वनाथ को स्वास्तिक है, तो हिंदी में भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। और मल्लीनाथ का कलश है, कलश। और नेमिनाथ का, नेमिनाथ का है आपका क्या था, नेमिनाथ, एन 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 फॉर नेमिनाथ, एन फॉर नीलकमल, नीलकमल। ठीक है। और अरिश नैनी का बताया था मैंने, क्या बताया था, शंख। बाकी इनका सांप हो जाएगा, यानी कि स्नेक। और इनका लाइन, यानी कि सेल। ठीक है। तो ये हुआ आपका सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसकी जो वो है, क्या नाम, पीडीएफ है, वो आपको जीएस बाई जीएस पे मिल जाएगी। ठीक है। या ये डाल लीजिएगा, अगर नाम आए तो जीएस बाई जीएस डाल लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। एंड करते हैं सेशन। ठीक है।